नमस्कार, जय श्री राम। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी के खुलासे से भारत हिल गया। आपको याद होगा कि मैंने लगभग 12 अगस्त के दिन एक वीडियो किया था जिसमें कहा था कि भाई ये अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, अभिजीत दीपके और सौरभ दास के आगे नहीं झुका है। प्लानिंग बड़ी थी, लेकिन उस बड़ी प्लानिंग का एक टिप मैंने दिया था। कल जब अमित शाह जी ने खुलासा दिया तो भारत के मीडिया इंडस्ट्री में हड़कंप मच गया है। कहा कि बताइए इतना सटल ढंग से ऑपरेशन, आप क्या सोचते हैं कितने आतंकियों ने प्लान किया होगा? आईएसआई का प्लान था, ये तो मैंने एक्सप्लेन किया था 12 अगस्त वाले वीडियो में। लेकिन कितने भारत के अंदर प्लान होंगे? 1, 2, 5, 10, 15, चलो 50? जी नहीं, हिल जाओगे। अमित शाह जी का ट्वीट पढ़िए, दिमाग फ्यूज हो जाएगा भारत के लोगों का कि शुक्र मनाइए कि इस देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न केवल आपको जीने का एक अलग अंदाज दे दिया, ये अमित शाह जी का ट्वीट है, मैं दिखाता हूं। मोदी गवर्नमेंट डिस्ट्रॉयड द आईएसआई बैक टेरर ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, कितने ऑपरेटिव्स पूरे देश भर में, कितने ऑपरेटिव्स अरेस्ट हुए? 200, मोर देन 200। हिल गया ना? आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने क्या जबरदस्त काम किया है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ripped apart the network by launching coordinated operations, ठीक है, across different locations in 14 states, 14 स्टेट के अंदर। ठीक है, upholding a brilliant example of India's zero tolerance toward terrorism। लेकिन आईईडी ब्लास्ट करने का तरीका और पाकिस्तान से भारत के सीसीटीवी नेटवर्क को न केवल हैंडल किया जा रहा था, देखा जा रहा था, बल्कि लगातार उसको हैक करके करने का प्रयास किया जा रहा था। 17 अगस्त 2026 2:45 पर इस देश में इतने निकृष्ट लोग बैठ गए हैं, इतने पतित हो गए हैं कि अपने जीवन के वैल्यू को भी अब वैल्यू नहीं देते। किसी देश में के होम मिनिस्टर ने स्वयं भारत छोड़ करके ये बात की होती तो आज प्राइम टाइम से लेकर के 24 घंटे तक इसी मुद्दे पर देश बात कर रहा होता। लेकिन देश की मीडिया को फुर्सत नहीं। आश्चर्य होता है इस देश में जहां कभी मीडिया दिन रात ब्लास्ट 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 की खबरें कवर कर रहा था, कभी यहां कभी वहां, उस देश का मीडिया अब इतना चिल है जैसे उसके लिए कोई बड़ा काम नहीं हुआ है। 14 स्टेट्स के अंदर ज्वाइंट ऑपरेशन चले हैं भाई साहब। अब आप समझिए कि ये लॉन्ग रन में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बहाने खेल खेलने का प्रयास था, उनके लिए कितना केक वॉक हो जाता अगर सरकार फोकस वहां रखती। तो कितना आसान हो जाता है कि नरेंद्र मोदी तुमको राजनीति की समझ नहीं, अरे अमित शाह हटवे, तुमको राजनीति हम सिखा देंगे। अमित शाह और मोदी इस देश के लोगों के जीवन की वैल्यू ज्यादा रखते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि अभिजीत दीपके या सौरभ दास को जो ढील दी गई है, जा बेटा उड़ ले, उसका कारण वो नहीं है। जाने अनजाने जितने लोग उस प्रोटेस्ट के अंदर आ रहे थे, उनका जीवन बचाना मुख्य लक्ष्य था, क्योंकि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन कुछ बड़ा ही है। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस समय आसिम मुनीर न केवल घिरा हुआ है, बल्कि वो समझ रहा है कि मेरी पाकिस्तान के अंदर की लाइफ बहुत ज्यादा दिन की नहीं बची है, और वो पूरी तरह से क्वेश्चन मार्क पर है। सरकार वर्तमान क्वेश्चन मार्क पर, उसके अंदर कुछ भी नहीं है कहने को। अब यही होता है कि हमारा दृष्टिकोण कितना कभी कभी सीमित हो जाता है। अब आपको एक और छोटा सा बात बताते हैं, ठीक है।
वैसे तो डॉक्यूमेंट्री पिछले साल की है, लेकिन ये भारत के अंदर रेगुलर बेसिस पर हो रहा है। और अब भारत की सरकार जब चाहती है कि डेमोग्राफी चेंज पर एक्ट किया जाए, ये मध्य प्रदेश का, नेपाल मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा है, इसका नाम है बाबूलाल राउत। ठीक है, इसकी मां का नाम राधिका है। आपको ऐसा लगेगा देख के, नहीं, इन्होंने पूरे नेपाल को मूर्ख बनाया। अब कैसे बनाया ये सुनिए, और उसका भारत से भी कनेक्शन समझ लीजिएगा। भारत से बहुत आंतरिक रूप से कनेक्शन है। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं, हिंदू छल कपट नहीं जानता। आप ये जान के चौंक जाएंगे कि ये सारे मुस्लिम हैं, सब अल्तकैया कर रहे थे। अब तक का विश्व का बेस्ट एग्जाम्पल है भाई साहब। इनके दादा ने अपना हिंदू राम नाम रखा ताकि लोगों को मूर्ख बनाया जाए। जब नेपाल में तानाशाही खत्म हो गई तो बड़े पैमाने पर धर्मांतरण शुरू हुआ, मस्जिदें बनने लगी, मदरसों के थ्रू डेमोग्राफी चेंज हुई। अभी जो ये पूरा विवाद हुआ उसके बाद ये खुल के ये इतना शातिर और धूर्त निकला कि अपने बेटे का नाम मोहम्मद दाऊद रखा। इसके पूर्वज बहराइच से थे, इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास है, बहराइच से थे इसके पूर्वज। नेपाल पहुंचा, वहां का सीएम बन गया। बॉर्न बाय बॉर्न नेपाली नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि इनको पहचानना इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि मूलतः ये सब के सब इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सारे के सारे। तो भारत कहां बैठा हुआ है और अमित शाह और नरेंद्र मोदी टेक्निकली कितनी मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं, इसका उदाहरण है। इसका एक और, जब से एफसीआरए को लेकर के ये हुआ है, तब आपसे देखिए कि जिस एनजीओ की पूरा ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट में ये भी मैडम थी ना, समाना आजमी, अब धीरे धीरे पोल खुल के सामने आ रहे ना। यही है ना चेयरपर्सन। आपको पता है कितने करोड़ का इनको टोटल मिला है पिछले 10 सालों में डोनेशन? हिल जाएंगे सुन के, हिल जाएंगे आप। इनके एनजीओ को 1000 करोड़ का फंड मिला है, टोटल 1000 करोड़ का फंड मिला है। अब 1000 करोड़ में इनका एक्चुअल वर्क क्या हुआ है लास्ट 10-15 साल? नहीं हुआ। क्या किया 1000 करोड़ का? यही प्रोटेस्ट। मैं बार बार कह रहा हूं दर्शकों, इस देश का भविष्य निकोबार प्रोजेक्ट पर टिका हुआ है, पूरे राष्ट्र का भविष्य। और निकोबार प्रोजेक्ट को 2 देश पूरी तरह से बर्बाद होते देखना चाहते हैं। अब निकोबार प्रोजेक्ट को 2 देश कौन कौन से लोग बर्बाद होते देखना चाहते हैं? निकोबार प्रोजेक्ट को अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो 3-4 चीजों को समझना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट पोर्ट, ठीक है, ये जो है अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट प्रोजेक्ट, ये अपने आप में बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है, ठीक है। इसके अलावा आप एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी बनाएंगे, लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए भी तो आप कुछ करेंगे। बिजली षड्यंत्र, जरूरत पूरा करने के लिए आपको गैस और सौर ऊर्जा का प्लांट लगाया, लेकिन इसके असल आप देखिए, असल चीज को जब आप देखेंगे तो समझ में आएगा आपको कि जो मकसद है वो राजनीतिक और आर्थिक लाभ तो ठीक है, हम खुल के ये सारी चीजें नहीं बोल सकते। व्यापारिक मार्ग की निकटता, ठीक है। दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है मलक्का स्ट्रीट, ये इंपॉर्टेंट है। और मलक्का स्ट्रीट पर अगर हम कंट्रोल रख पाए तो भाई साहब चाइना को परेशानी है। लेकिन इस व्यस्ततम रूट पर अमेरिका का कोई लेना देना नहीं है, और ये पूरा कंट्रोल इंडिया के पास रहेगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी राजनीतिक सफलता है। इसलिए मल्टीपल एनजीओ को अचानक से बताया गया कि भाई आप जो है इस बात को समझिए, ये बहुत खतरनाक चीज है। अब इसको समझाते हैं कैसे। अब कांग्रेस तो अपोज कर ही रही है, आम आदमी पार्टी भी अपोज कर रही है, मगर क्या है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट अंतरराष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात। कमाल हो गया मैडम।
लेकिन कैसे ये इतना बड़ा विश्वासघात है? कैसे? कांग्रेसी संसदीय दल सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट सुनियोजित दुस्साहस, न्याय का उपहास और राष्ट्रीय मूल्यों के साथ विश्वासघात है। ये बात स्वयं माननीय सोनिया गांधी जी मानती हैं। इसका मतलब ये है कि चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, एंटायर कांग्रेस, उनको भैया ये नहीं चाहिए, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। आप क्यों रखेंगे मलक्का स्ट्रीट पर नजर? मात्र 250-300 किलोमीटर के रेंज वाली जगह पर आप इतना व्याकुल क्यों हैं? इसीलिए आपको याद होगा कि ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाया कि मलक्का स्ट्रीट जो है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं है। इंडिया ऐसा क्यों दावा कर रहा है? 250 किलोमीटर और 70 किलोमीटर दोनों में अंतर समझिए। लेकिन उस मूर्ख को यह नहीं पता कि मलक्का स्ट्रीट में 250 किलोमीटर के एरिया में शिपमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि जल स्तर बहुत नीचे है। टेक्निकली वहां तो ऐसा है स्थिति मलक्का स्ट्रीट के अंदर कि वहां 90 किलोमीटर के अंदर का ही एक पैसेज है जहां पर जहाज आ सकता है, जा सकता है, और वहां पर अब आप टोल लगाने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? मजेदार है। टोल नहीं भी लगा रहे तो टोल जैसा स्थिति तो है। 2008 में कांग्रेस और चाइना के बीच एमओयू हुआ था, उसके बारे में क्या था किसी को पता नहीं है। ऐसे तो कांग्रेस को हर बात पर चाहिए कि भाई नरेंद्र मोदी जवाब दे, लेकिन स्वयं जो 2008 में इन्होंने एमओयू साइन किया था उसके बारे में ऑलरेडी कितनी याचिकाएं डाली जा चुकी है। पारदर्शिता की कमी, ठीक है। इस विषय पर एनडीटीवी और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते को सार्वजनिक करने के लिए जांच की मांग और सुप्रीम कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हो चुकी है। लेकिन आप देखिए कोई किसी को कुछ पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? क्योंकि प्रायोरिटीज एक पार्टी के लिए थी, एक देश के लिए नहीं था। और इसीलिए आपको याद होगा 2000 एक फेज आया था, टाइम फेज, जब 2017, 18 और 19 ये 3 साल में राहुल गांधी का बहुत ज्यादा चाइना आना जाना हुआ था। ये वो तब का दौर था जब इंडिया राफेल विमान को खरीद रहा था, अग्रेसिव उस पर काम कर रहा था, और चाइना का इंटरेस्ट ये था कि भाई आखिर राफेल के साथ कौन कौन से वेपन इक्विप्ड होकर के आ रहे हैं और उसका क्या फंक्शन है और क्या काम है। इसको लेकर के जब चौकीदार चोर है का स्लोगन चलाया गया तो द हिंदू के ही अखबार के एक धूर्त पत्रकार एन राम ने खूब मतलब जहरीले आर्टिकल्स लिखे और खूब राहुल गांधी की तरफ से बैठी। तो आज आपको क्या लगता है ये सारे पत्रकार कहां हैं? गायब हो गए? नहीं, ये आज भी विद्यमान है। इनके लिए वो 200 लोग कहना तो गलत होगा, आईएसआई ऑपरेटिव कहना चाहिए, ये सही टर्म है, क्योंकि अमित शाह जी ने भी यही बात कही थी, आईएसआई ऑपरेटिव्स। ये जो आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं जिनको अमित शाह जी कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ढूंढ के खोज के निकाला और इतना बड़ा हमला रोक दिया भारत के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं कि इसमें से 14-15 जगह ही 15 अगस्त के दिन, सिर्फ आप अज्यूम कीजिए, मैं कुछ ये नहीं कह रहा, सिर्फ आप सोचिए कि जो कुछ भी कर दिया सरकार ने, अगर ये थोड़ा सा पूरी तरह से पास ना होकर के भारत को आधी अधूरी सफलता मिलती, और भगवान ना करे जैसे लाल किले के पास हुआ, इसमें से 14-15 जगह ये सफल हो जाते 15 अगस्त के दिन के आसपास, हड़कंप मच जाता। ऐसे थोड़ी ना देश के नेता, कई नेता जिनके पाकिस्तान से ताल्लुकात बहुत अच्छे, खुल के चैलेंज कर रहे थे कि इस बार 15 अगस्त को मोदी झंडा नहीं फहरा पाएगा। बड़े बड़े नेता, राहुल गांधी ने खुद कहा अब बस खत्म होने वाली है सरकार, गिरने वाली है मोदी सरकार। कुछ तो विदेशी शक्तियों से इनके पास इंफॉर्मेशन था, वरना किस कॉन्फिडेंस, किस आधार पर ये कह रहे थे? न इनके पास नंबर है, न इनके पास लोग हैं, तो सरकार गिराने का दावा किस आधार पर? कोई आधार होना चाहिए ना। अब मुझे यह समझ में आता है संभवतः इनके पास इंटेल अपडेट था
केजरीवाल लोग भी कह रहे थे बहुत दिनों से, इनको भी हल्का हल्का चीज पता होगा। मैं तो कहता हूं केंद्रीय एजेंसियों को इनसे भी बुला के पूछताछ करनी चाहिए, हवा में नहीं है कोई भी चीज। और ये अभिजीत दिपके, सौरभ दास और इन लोगों को जाने अनजाने ये शामिल हुए या परफेक्ट टाइमिंग देख करके चुना गया था, उसमें जो ये भीड़ आई थी, जहां जहां से बुलवाया गया था, इनके पास क्या क्या अपडेट था, इसको लेकर के तो सरकार को बड़े पैमाने पर एक अलग टीम बना के जांच करानी पड़ेगी, क्योंकि अपने आप में ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। छोटा मोटा मामला होता तो मैं जाने देता, बोला चलो कोई बात नहीं। लेकिन अब ये समझ में आता है कि ये मामला अपने आप में कितना भयानक है। इस देश के लोगों के जीवन के साथ खेल करके परिवारों के, आप सोचिए परिवार के परिवार बिखरते अगर इस तरह की चीजें एग्जीक्यूट हो जाए। और तब भी राष्ट्रवादी खेमे में बैठे हुए लोग जल्दीबाजी में रहते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मोदी तो हार गया, मोदी झुक गया। शतरंज खेले हैं, कभी कभी आप कोई अपना प्यादा घोड़ा जानबूझ के दे देते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वो आप बाजी आप हारना चाहते हैं, आप डायवर्जन क्रिएट कर रहे होते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस समय भारत की आंतरिक राजनीति से नहीं लड़ रहे, बाहरी राजनीति से वो अधिक लड़ रहे हैं। तो कम से कम आंतरिक राजनीति से वो नहीं लड़ रहे, तो हम जैसे समर्थकों का तो कर्तव्य बन जाता है ऐसी सिचुएशन में कि वो सरकार के इस प्रॉब्लम को समझे। क्योंकि जो मेरे पास या आपके पास, या मैं कह रहा हूं भारत के किसी भी पत्रकार के पास इंफॉर्मेशन होगा, उससे 1000 गुना इंफॉर्मेशन सरकार के पास होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अमित शाह आईएसआई के इस बड़े खेल को न्यूट्रलाइज कर रहे थे, साथ में डोभाल भी होंगे। और अब आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि क्यों लगातार उस वक्त जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई लगातार डोभाल और अमित शाह जी की मीटिंग क्यों हो रही है, अब आपको यह भी समझ जाना चाहिए कि लगातार किस बात को लेकर के मीटिंग हो रही थी, किस बात को लेकर के पूरा खेल हो रहा था। मेरा मानना है कि भाई ऐसा जब सिचुएशन हो ना, जहां पर हमारे पास ज्ञान लगभग जीरो हो, तो हाथ जोड़ के बढ़ना चाहिए और कहना चाहिए सेनापति लड़ाई लड़ रहा है, सेनापति को हमने चुना है और वो अधिक जानता है हमसे, तो अपने सेनापति पर, अपने नेतृत्व पर विश्वास कीजिए और गिलहरी की तरह लड़ते रहिए, मेरा यही मानना है। अभी आ जाएंगे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ कमेंट करने, अरे अभिषेक तू ब्राह्मण विरोधी है। अच्छा, इनमें से ब्राह्मणों की जान नहीं बचती क्या? या कोई आईएसआई का ऑपरेटिव आएगा, वो टिक 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 वाला लगाएगा और वो बोलेगा 1 मिनट, मैं 1 सेकेंड लेट हो जाता हूं, यहां से एक पंडित जी गुजर रहे हैं तो थोड़ा बाद में फटेंगे, नहीं यहां से भूमिहार जी गुजर रहे हैं, पटेल जी गुजर रहे हैं, यहां से कुर्मी साहब गुजर रहे हैं, अलग अलग जातियों के हिसाब से फटेंगे। लॉजिक है इस बात का कुछ? जो कुछ भी मोदी जी और अमित शाह कर रहे हैं, अब कहने वाले बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जो बीजेपी का मूल राष्ट्रवादी तत्व है वो कुछ अलग ढंग से कहता है। आप अभी ये सोशल मीडिया की टीम में आए हैं ना आलोक भट्ट जी, आलोक भट्ट जी का मूल विचार 2/1/2016, आज से 10 साल पहले, इनका मूल विचार क्या है? ये अभी राजनीतिक रूप से ये कहेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन इनके मूल विचार में है रिजर्वेशन इज द सेकेंड बिगेस्ट कैंसर, ठीक है, अफेक्टिंग इंडिया आफ्टर जिहादिज्म, इनका मूल विचार। तो ये समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक टाइमिंग का खेल होता है, कब इस बारे में खेलना है, कितना खेलना है। और हमारे पास 2016 का ट्वीट है और ये है, तो क्या मोदी जी की टीम के पास और अमित शाह जी की टीम के पास नहीं होगा? होगा ना, फिर भी किया है ना अपॉइंट, तो विजन है ना, समझदारी है ना इनके पास। लेकिन फिर भी छोड़िए, कहने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहा जा सकता है,
मेरा इतना ही मानना है कि अभी का समय बड़ा क्रिटिकल है और मैं कोई यूपी चुनाव में रिस्क नहीं लेना चाहता। और यूपी चुनाव में अगर रिस्क नहीं लेना है और कुछ वास्तव में आपको बड़ा करना है, एक्शन लेना है, आप चाहते हैं कि महंत योगी आदित्यनाथ महाराज जी जैसा मुख्यमंत्री भविष्य में प्रधानमंत्री बने, तो लक्ष्य बढ़ा लीजिए, 270 कर लीजिएगा लक्ष्य को कम से कम। जी, अब आप सोचिए कि एक तरफ लोग इस बात को लेकर के सशंकित है कि बीजेपी जीतेगी या नहीं जीतेगी, और मैं अपना लक्ष्य ही कर रहा हूं 270। तो लड़ाई हम लोग बैकयार्ड में शुरू कर चुके होंगे। 400 सीट कवर करना आसान थोड़ी है। अगर आप पूरे यूपी में 400 सीट कवर करने के लिए जाओ अलग अलग, तो ट्रेन पेट्रोल जो भी आपका बनेगा, 10 लाख का रॉ खर्चा सिर्फ इस पे आ जाएगा, घूमने फिरने का 10 लाख का कम से कम खर्च आएगा। कैसे वो हम खर्च जुगाड़ करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं। मोदी सरकार नहीं देगी, योगी सरकार नहीं देगी। योगी जी तो पहले से ही फकीर आदमी है, मैंने पहले ही बोला कि उनके पास 4 जोड़ा भगवा कपड़ा छोड़ के कुछ नहीं होता। तो योगी जी की टीम के पास कितना पैसा है हमको पता है। अब बोलिए क्या करना है, अब जो करना है स्वयं करना है। तो आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।